हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे साइंस में सेकंड लास्ट चैप्टर नंबर 18 इंडियन साइंटिस्ट बायोग्राफी एंड देयर अचीवमेंट। देखो, इस चैप्टर में ये बेसिकली पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है। वैसे समझाने लायक इसमें एक दो टर्म के अलावा कुछ भी नहीं है। तो आपको क्या करना है, इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट है, करीब 8 साइंटिस्ट है। हर साइंटिस्ट की बायोग्राफी, उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनकी डेट ऑफ डेथ, और कुछ की दे रखी है, कुछ की नहीं दे रखी, तो नहीं टेंशन लेनी है। उनकी लाइफ के कुछ और पॉइंट, उनके फादर मदर के नाम, उनकी स्कूल की एजुकेशन कहां से हुई, जिसमें दे रखा है, ये सब आपको लर्न करना है। ऐसे नहीं सोचना है कि ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। और उनकी अचीवमेंट क्या क्या है, उनमें से कुछ छोटे क्वेश्चन भी है। तो पढ़ाते समय मैं जिन जिन पे कहूं कि ये छोटे क्वेश्चन आप नोट्स लिख लें, उसके बाद उसको हाईलाइट कर ले कि हाँ भाई इस पे अलग से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। मैं आपको स्लाइड के थ्रू ये सारे टॉपिक करवाने वाला हूं। आप उसको पॉज कर करके एक बार नोट कर ले और फिर अच्छे से सुन ले। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, अच्छे खासे मार्क्स का है, तो अच्छे से करना है अपन को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। सबसे पहले ही जो अपने पैरा है बुक में, उसमें एक ही क्वेश्चन बन सकता है कि साइंस जो है उसके कितने फेस का मतलब होता है, कितने उसके पक्ष है, हिंदी में बोले तो मतलब कितने फॉर्मेट है। तो दो होते हैं, बेसिक साइंस और अप्लाइड साइंस। बेसिक साइंस बेसिकली वो ब्रांच होती है जिसमें अपन साइंस को स्टडी करते हैं, और अप्लाइड साइंस वो ब्रांच होती है जिसमें अपन उसकी एप्लीकेशन, बोले तो उसके यूजेज क्या क्या है वो देखते हैं। ठीक है, तो साइंस के दो फेस हो सकते हैं, एक तो बेसिक साइंस और एक अप्लाइड साइंस। जो बेसिक साइंस होती है वो डेवलप करती है साइंटिफिक एटीट्यूड, अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज, और अप्लाइड साइंस में अपन उस नॉलेज को यूज करके उसके क्वालिटेटिव इफेक्ट ऑफ लाइफ, मतलब उस पे लाइफ में क्या क्या यूज कर सकते हैं वो अपन देखते हैं। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। अब अपन को क्या करना है, इस चैप्टर में साइंटिस्ट है और उनके बारे में पहले उनकी अपन को लाइफ के इवेंट्स देखने हैं और फिर उनका कंट्रीब्यूशन देखना है। ठीक है, तो दो तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो अपन को दे रखा है वो दे रखा है सुश्रुत। ठीक है, तो जो पहला पॉइंट है वो ये याद रखना है कि ये विश्वामित्र के क्या थे, डिसिडेंट थे, मतलब उनके आगे वाली जनरेशन में थे। जैसे मेरे आगे आने वाली जो जनरेशन होगी वो मेरी डिसिडेंट कहलाएगी। ठीक है, कब बॉर्न हुए थे, 1600 BC। ठीक है, ही लर्न प्राइमरी मेडिकल एजुकेशन इन द आश्रम ऑफ धन्वंतरी जो अपन धनतेरस को पूजा करते हैं, जिनकी ये अपन को माइथोलॉजिकल स्टोरी देखी जाए तो इसकी क्या है कि ये समुद्र मंथन के समय ये अमृत का वो कलश लेके निकले थे। ठीक है, तो उनके आश्रम में इन्होंने अपनी क्या की थी, प्राइमरी मेडिकल एजुकेशन ली थी। नेक्स्ट है, ही वॉज ऑल्सो नॉन एज फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी। ये जो है इनको फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी कहते हैं क्योंकि ये फर्स्ट थे जिन्होंने प्लास्टिक सर्जरी परफॉर्म की थी नोज, ईयर और लिप्स की। और इनकी ये प्लास्टिक सर्जरी और सर्जरी से रिलेटेड बहुत सारे कंट्रीब्यूशन है और वो ये सारे अपन ने नोट कर रखे हैं। ठीक है, एक चीज मेरी याद रखना, आपको जब भी पूछे सुश्रुत के कंट्रीब्यूशन लिखो तो यहां से शुरू करना है आपको कि ही वॉज नॉन एज फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी एंड देन सारे ये पॉइंट लिखने हैं। ठीक है, और मैं इसमें जो जो क्वेश्चन बताता जाऊं अच्छे से समझना। ठीक है, तो सबसे पहला कंट्रीब्यूशन ये था कि ही वॉज द फर्स्ट टू गिव नॉलेज अबाउट सर्जरी इन मेडिकल साइंस, मतलब सबसे पहली बार मेडिकल साइंस में सर्जरी के बारे में बताने वाले कौन थे, सुश्रुत थे। ही परफॉर्म मैनी कॉम्प्लेक्स सर्जरी एंड प्रोवाइड नॉलेज अबाउट द इक्विपमेंट यूज इन सर्जिकल प्रोसीजर, मतलब सर्जरी में जो जो इक्विपमेंट यूज होते हैं उनके बारे में सबसे पहली बार बताने वाले भी कौन थे, सुश्रुत थे। ही प्रोवाइड डिटेल ऑफ सर्जरी इन हिज बुक। अब देखो, आपको ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि सुश्रुत से लिखी हुई बुक का नाम बताओ, तो वो कौन सी थी, सुश्रुत संहिता। ठीक है, ऑब्वियस थिंग है, ये संस्कृत में ही होगी। ठीक है, और ये किसने लिखी थी, सुश्रुत ने। और इस सुश्रुत संहिता में था का सर्जरी की डिटेल प्रोवाइड करवाई थी इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट है, ही ऑल्सो गेव द आइडिया ऑफ क्लीनिंग प्रोसीजर ऑफ द ऑपरेशन एरिया, मतलब इन्होंने कहा कि जिस जगह पर ऑपरेशन करते हैं पहले उसको क्लीन करना चाहिए, और जितने भी इक्विपमेंट यूज लेते हैं उन सारे इक्विपमेंट को भी क्लीन करना चाहिए, बैक्टीरिया नहीं होने चाहिए। ही डायरेक्टेड टू हीट द इक्विपमेंट टू किल द बैक्टीरिया, मतलब ये फर्स्ट थे जिन्होंने ये बताया था कि सर्जरी करते समय उस जगह की पहले सफाई करनी चाहिए ताकि वहां से कहीं बैक्टीरिया अंदर एंटर ना करे, और जिन इक्विपमेंट से भी अपन सर्जरी करते हैं वो भी साफ होने चाहिए, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर नहीं जाने चाहिए। तो मतलब इन्हें ये चीज का नॉलेज था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और दो कंट्रीब्यूशन और देखते हैं इनके।
एक तो इनका कंट्रीब्यूशन क्या था कि इन्होंने जो थी नॉन पॉइजनस लीचेज को यूज किया था प्रिवेंट करने के लिए, ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करने के लिए यूज किया था। अब इसको आप समझो, जैसे सपोज करो कि ये किसी ऑर्गेनिज्म की सरफेस है, लीच जो होती है, जो अपन आम भाषा में जॉक वगैरह भी कहते हैं, वो जब खून चूसती है उस पर्टिकुलर जगह से, तो वो पहले क्या करती है, ऐसे सब्सटेंस सिक्रेट करती है जिससे ब्लड क्लॉट ना करे, क्योंकि जैसे ही ब्लड बाहर निकलने लगेगा अगर वो क्लॉट कर गया तो फिर ये लीच सक कैसे करेगी। तो लीच क्या करती है, सबसे पहले सरफेस में कुछ ऐसे सब्सटेंस सिक्रेट करती है जिससे ब्लड क्लॉट ना करे, जिसे एंटीकोगुलेंट कहते हैं, ताकि यहाँ ब्लड क्लॉट ना हो और अब ये आसानी से इस ब्लड को क्या करती रह सकती है, सक करती रह सकती है। तो अपन इस चीज की प्रॉपर्टी को ये जो सुश्रुत थे उन्होंने यूज किया था। सर्जरी के समय भी अपन नहीं चाहते कि ब्लड क्या करे, क्लॉट करे, ठीक है, तो उसे ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करने के लिए उस समय सर्जरी के दौरान उसे पॉइजनस लीचेज को क्या किया था, यूज किया था, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ही प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द एंटीसेप्टिक एंड स्टरलाइजेशन मच बिफोर जोसेफ स्टर। एक अपने जो वेस्ट है उस साइड में अपन ऐसे, मतलब जैसे अपन जो फॉरेन कंट्रीज है वो ये मानती है कि जोसेफ स्टर फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया था कि एंटीसेप्टिक क्या होते हैं, मतलब बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए जो चीजें यूज की जाती है। स्टेरिलाइजेशन बोले तो बैक्टीरिया को किसी चीज से हटाना, चाहे उसे हीट ट्रीटमेंट दें, किसी केमिकल ट्रीटमेंट से हटाएं, तो उनसे काफी समय पहले सुश्रुत ने ये सब डिटेल क्या की थी, प्रोवाइड करवाई थी। तो ये सुश्रुत के क्या थे, कॉन्ट्रीब्यूशन थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपने जो साइंटिस्ट हैं वो है चरक। चरक जो थे वो प्रोफेसर थे किसके, मेडिकल साइंस के। अब एक क्वेश्चन इनका आता है कि चरक का नाम चरक पड़ने का कारण क्या था। तो एक्चुअल में क्या थे कि वो ट्रेवल करते थे बहुत ज़्यादा क्योर करने के लिए पेशेंट वगैरह को और लोगों को एजुकेट करने के लिए, और संस्कृत में चरक का मतलब होता है टू वॉक, इसलिए इनका नाम क्या रख दिया गया, चरक। तो ही यूज्ड टू ट्रेवल अ लॉट टू क्योर पेशेंट एंड एजुकेट देम, सो ही वॉज कॉल्ड चरक। ये आपका एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, कि चरक क्यों कहते थे, ठीक है। नेक्स्ट है उसके कंट्रीब्यूशन देखने हैं चरक के। तो चरक का पहला कंट्रीब्यूशन है कि ही वाज गिव द कंसेप्ट ऑफ डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म एंड बॉडी इम्यूनिटी। मतलब इन्होंने डाइजेशन, बॉडी में अपन जो न्यूट्रिशन लेते हैं उनका मतलब ब्रेकडाउन कैसे होता है, उनका यूटिलाइजेशन कैसे होता है और बॉडी की इम्यूनिटी पर उसका क्या इम्पैक्ट होता है, ये सब बताने वाले ये थे। अकॉर्डिंग टू चरक 3 मेन डिफेक्ट्स थी जिसकी वजह से क्या हो सकता है, बॉडी में डिजीज हो सकती है। आपके ये क्वेश्चन आ सकता है कि चरक के अकॉर्डिंग ऐसा कौन से 3 इम्बैलेंसेज है जिनकी वजह से बॉडी में डिफेक्ट हो सकते हैं। तो वो कौन से थे, पित्त, वात और कफ। पित्त का मतलब होता है हीट, वात का मतलब एयर और कफ का मतलब कोल्ड, ठीक है। इन 3 चीजों के बीच में इम्बैलेंस की वजह से बॉडी में कोई ना कोई डिजीज होती है। या तो पित्त ज्यादा हो जाता है, वात ज्यादा हो जाता है, या कफ ज्यादा होता है, या कोई भी 2 चीजें ज्यादा हो सकती है, मतलब इनमें इम्बैलेंस हो जाता है। जब तक इन तीनों चीजों में बैलेंस रहता है बॉडी हेल्दी रहती है, ठीक है। तो अगर आपको पूछा कि चरक के अकॉर्डिंग वो 3 कौन से फैक्टर थे जिनमें इम्बैलेंस की वजह से डिजीज होती है, तो वो कौन से थे, पित्त, वात और कफ। छोटे छोटे क्वेश्चन जो मैं बताऊं उन पे फोकस रखिएगा। नेक्स्ट है, इनकी भी बुक का नाम था चरक संहिता, तो बुक का नाम पूछ सकते हैं। और इसमें कितने सेक्शन थे, 8 सेक्शन थे। नेक्स्ट, ही डिस्कस अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स आप सब पढ़ चुके हैं। जेनेटिक्स क्या होता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर कैसे ट्रांसफर होते हैं उनकी स्टडी करते हैं। तो उनके बारे में भी इन्होंने प्रिंसिपल बताया था। और इन्होंने ऑब्वियस थिंग है, उस समय इतना नॉलेज तो था नहीं, तो इन्होंने ये बोला था कि जो जेंडर डिटर्मिनेशन होता है, मतलब लड़का होगा या लड़की होगी, और जो कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं वो मदर और फादर पे डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट है रीजन ऑफ जेनेटिक डिफेक्ट्स। ये भी आपकी बुक के पीछे क्वेश्चन दे रखा है कि चरक के अकॉर्डिंग बच्चे में जेनेटिक डिफेक्ट के कारण क्या होंगे। तो उन्होंने बोला कि बच्चे में अगर कोई जेनेटिक डिफेक्ट है, इसका मतलब उनके फादर या मदर में भी वैसे ही कोई डेफिशिएंसी या कोई डिफेक्ट होगा। और ये सही बात भी है। कोई भी जेनेटिक डिजीज क्या होती है, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होती है। नेक्स्ट है, ही वॉज द फर्स्ट टू टेल दैट द हार्ट is the controlling center of the body and connected to main arteries। मतलब ये पहले थे जिन्होंने बोला कि हार्ट क्या होता है, अपनी बॉडी का कंट्रोल सेंटर होता है और बॉडी में ये जो ब्लड है वो किससे ट्रांसफर करता है, आर्टरी से ट्रांसफर करता है। He also give the directive for the doctor and medical student। इन्होंने क्या किए थे, मतलब मेडिकल स्टूडेंट और डायरेक्टर्स जो डॉक्टर्स वगैरह होते हैं, उन डॉक्टर्स और मेडिकल स्टूडेंट को कुछ रूल
फॉलो करने चाहिए, मतलब कुछ प्रिंसिपल फॉलो करने चाहिए, वो भी इन्होंने प्रोवाइड करवाए थे। तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन वो देखते हैं कि वो क्या डायरेक्टिव्स उन्होंने प्रोवाइड करवाए थे। आगे बढ़ते हैं और लेते हैं राइट द डायरेक्टिव फॉर द डॉक्टर्स एंड मेडिकल स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू चरक। तो सबसे पहला पॉइंट था कि डॉक्टर शुड ऑलवेज बी रेडी टू लर्न एंड एक्वायर नॉलेज, मतलब डॉक्टर और जो भी मेडिकल स्टूडेंट होते हैं उनको हमेशा कुछ ना कुछ सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है डॉक्टर शुड नॉट कीप एनिमिटी विथ पेशेंट इन एनी केस, मतलब डॉक्टर को अपने पेशेंट से किसी भी केस में मतलब ऐसे दुश्मनी नहीं रखनी चाहिए। ऐसे नहीं कि भाई मैं इसका इलाज नहीं करूंगा, ये मेरा मतलब कोई मेरे को इससे कोई प्रॉब्लम है, मतलब अपने पर्सनल जो भी है वो अलग रखना चाहिए। पेशेंट डॉक्टर के लिए सिर्फ एक पेशेंट है, उसका जेंडर, उसकी पोजीशन, उससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। People associate with medical profession should not disclose household information of patient to other, मतलब जो लोग जो होते हैं जो भी मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं वो पेशेंट की कोई भी प्रॉब्लम और कोई भी हाउस होल्ड इंफॉर्मेशन, बोले तो उनकी घर की कोई भी इंफॉर्मेशन, कुछ भी तरह की किसी को भी डिस्क्लोज या मतलब पब्लिक में नहीं बतानी चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ थे जो चरक ने बताया था कि मेडिकल स्टूडेंट और डॉक्टर को क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन सीवी रमन। कौन सा है नेक्स्ट? सीवी रमन। तो सीवी रमन का पहले तो पूरा नाम लिखते थे, सी और वी क्या है, चंद्रशेखर वेंकट रमन, ठीक है। यहां से जो भी साइंटिस्ट है उनकी एक अपन को लाइफ हिस्ट्री के बारे में भी करना है कि उनकी लाइफ के बारे में भी, और फिर उनका कंट्रीब्यूशन। तो मैं पहले लाइफ का बताऊंगा, फिर कंट्रीब्यूशन अलग से देखेंगे, ठीक है। तो जो चंद्रशेखर वेंकट रमन थे उनका जो बर्थ है वो नवंबर 7, 1888 में तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में हुआ था। उनके फादर का नाम था चंद्रशेखर अय्यर और मदर का नाम था पार्वती अमल, ठीक है। नेक्स्ट है उनके फादर जो थे वो लेक्चरर थे फिजिक्स के और वॉल्टर कॉलेज में थे, और रमन ने भी वहीं से फिर क्या की थी, इंटर वगैरह की, और 19 ईयर की एज में ही उन्होंने एमएससी कर ली थी। एक चीज मैं बता देता हूं, इस चैप्टर में कुछ भी फालतू नहीं है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, आप हर लाइन अच्छे से लर्न करें और जो छोटे क्वेश्चन है उन पे भी फोकस करें, और बड़े क्वेश्चन भी आ सकते हैं। जैसे ऐसे आ सकता है, आप सोचेंगे कि साइंस में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, आ सकता है कि सीवी रमन की लाइफ इवेंट के बारे में बताओ, तो ये सब आपको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट है he passed government competitive exam of economics in which literature, history, संस्कृत and political science were the topics। इससे अपन क्या समझते हैं कि जो सीवी रमन थे वो एक टैलेंटेड पर्सन थे, मतलब उन्होंने एमएससी की थी, वो भी फिजिक्स में की थी, लेकिन ऐसा गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी उन्होंने क्लियर किया जिसमें हिस्ट्री, संस्कृत और पॉलिटिकल साइंस थे। फिर उन्होंने क्या की थी, वो गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन भी की थी, डिप्टी ऑडिटर जनरल इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लेकिन बाद में उन्होंने रिजाइन कर दिया क्योंकि वो क्या करना चाहते थे, साइंटिफिक रिसर्च में क्या करना चाहते थे, पार्टिसिपेट करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने वहां से क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया। उसके बाद वो क्या हो गए, प्रोफेसर बन गए कलकत्ता में, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में, और फिर उन्होंने अपना जो भी आगे का साइंटिफिक काम है जो अभी अपन देखेंगे क्या किया था वो भी परफॉर्म किया। उनकी डेथ कब हो गई थी, 20 नवंबर 1970 में, और उसके ऑनर में, उनके ऑनर में 28 फरवरी को साइंस डे मनाया जाता है। एक जब भी आपको लाइफ इवेंट पूछे तो आप पहले ये लाइफ इवेंट लिखें, और फिर साथ में अगर क्वेश्चन 2-3 मार्क्स का है तो आप कंट्रीब्यूशन भी जरूर लिखें, लेकिन जब आपको कंट्रीब्यूशन पूछे तो आपको लाइफ इवेंट लिखने की कोई नीड नहीं है, ठीक है। तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ सीवी रमन। कंट्रीब्यूशन ऑफ सीवी रमन में बहुत सारे इंपॉर्टेंट छोटे छोटे क्वेश्चन भी है, और यहाँ पे पहली ऐसी चीज है जो मुझे आपको समझाने की नीड भी है कि सीवी रमन ने रमन इफेक्ट की क्या की थी, डिस्कवरी की थी, और इनके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। तो देखो रमन इफेक्ट क्या होता है अच्छे से समझना। सबसे पहले जब आपकी बुक में डेफिनेशन लिखी हुई है तो एक लिखा हुआ है इन इलास्टिक स्कैटरिंग, पहले इसका मतलब समझते हैं। देखो इन इलास्टिक स्कैटरिंग का मतलब होगा कि इन इलास्टिक का मतलब होता है कि कोई चीज जो होती है वो होते समय एनर्जी का ट्रांसफर करेगी, ठीक है, तो उसको अपन इन इलास्टिक कहेंगे। स्कैटरिंग का मतलब फैलना होता है। अब देखो इसमें क्या होता है, जब किसी सब्सटेंस, मान लो ये कोई सब्सटेंस है और इस पे एक मोनोक्रोम लाइट गिर रही है, मोनोक्रोम बोले तो एक ही कलर की लाइट गिर रही है, और मान लेते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी है, ठीक है। जब इस पे गिरेगी तो बहुत सारी मतलब क्या होगी, वहां से रेडिएशन और लाइट के फॉर्म में निकलेगी, और वो जो निकलेगी वो 3 तरह की होगी।
कुछ ऐसी होगी जिनकी फ्रीक्वेंसी जो थी, जो इंसिडेंट थी उसके बराबर ही होगी, जिसको कहेंगे रिले स्कैटरिंग। कुछ जो होगी उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, जिसे कहेंगे एंटी स्टॉक स्कैटरिंग, और कुछ की कम होगी, जिसे क्या कहेंगे स्टॉक स्कैटरिंग। तो ये चीज होना ही रमन इफेक्ट कहलाता है। तो रमन इफेक्ट क्या है? इट इज एन इनलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ फोटोन। फोटोन किसको कहते हैं? लाइट के पार्टिकल्स को कहते हैं। ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अ मीडियम, मतलब जब एक मीडियम में से लाइट पास होती है तो स्कैटर होती है, और वो स्कैटर लाइट जो होती है वो फ्रीक्वेंसी भी रखती है जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी में थी, उसके अलावा भी रखती है। फ्रीक्वेंसी इन एडिशन टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, मतलब जो लाइट की फ्रीक्वेंसी गिरी थी उस फ्रीक्वेंसी के अलावा, वो तो है ही है, उसके अलावा भी है, उससे कम वाली भी है, उससे ज्यादा वाली भी है। इस चीज को क्या कहते हैं? रमन इफेक्ट कहते हैं। अब ज्यादा लोड ना लें, इसकी डेफिनेशन करें, ये डायग्राम बना दे, अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है, एक चीज याद रखें कि उनके स्टूडेंट जिनका नाम था कृष्णन, वो और उन्होंने जो ये पूरा इंस्ट्रूमेंट जो इसको एक्सप्लेन करने के लिए यूज किया था वो जस्ट 200 रुपीज का था, मतलब बहुत ही सस्ते इक्विपमेंट से उन्होंने इतनी बड़ी डिस्कवरी कर ली थी। In 1949 he was appointed the first national professor of government of India। 1954 में उन्हें भारत रत्न भी मिला। 1957 में उन्हें लेनिन पीस प्राइज भी मिला। He explained the region of blue color and of sea and space, मतलब आकाश का कलर जो होता है, स्काई कलर जो होता है वो ब्लू क्यों होता है, और साथ में जो सी का कलर है वो भी ब्लू क्यों होता है, ये भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है, जो इन्होंने बताया था। He also carried out scientific research on the magnetic field, X-rays, structure of crystal and acoustic। acoustic कहते हैं साउंड वाउंड से रिलेटेड जो होते हैं उनको कहते हैं acoustic। He discovered the harmonic nature of the sound of Indian and Western musical instrument। ये अपने क्या थे? सीवी रमन के क्या थे? कंट्रीब्यूशन थे। इसमें से एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है, वो है रमन इफेक्ट। ठीक है, बाकी ये एक साथ भी आ सकता है, पर छोटा क्वेश्चन ये एक बन सकता है। ठीक है, तो आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो पहले अपन इनकी लाइफ की इवेंट देखते हैं। तो जो होमी जहांगीर भाभा थे, उनका जो बर्थ है वो 30 अक्टूबर 1909 को पारसी फैमिली में हुआ था। उनकी जो अर्ली स्टडीज थी वो कैथेड्रल जॉन कैनन स्कूल में हुई। उसके बाद वो कॉलेज में चले गए और बाद में वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आगे की पढ़ने के लिए गए थे। ठीक है, थोड़ा बोरिंग है लेकिन आपको ये सब लर्न करना पड़ेगा। He obtained degree of mechanical engineering and start working on theoretical physics। ठीक है, he died in a plane crash on January 24, 1966 in Germany। ठीक है, अब उनके कंट्रीब्यूशन क्या थे? तो his research was mainly in cosmic rays। कॉस्मिक का मतलब होता है, अगर खाली कॉस्मिक वर्ड का मतलब होता है स्पेस, तो कॉस्मिक रे मतलब ऐसी रे जो स्पेस में, इसको अभी अपन डिस्कस करते हैं। एंड न्यूक्लियर एनर्जी, इन दो फील्ड में इन्होंने बहुत काम किया था। ठीक है, ही वॉज लेक्चरर इन कॉस्मिक रेज। ही स्टडीज कॉस्मिक रेज विथ वॉल्टर हिल्टर। और कॉस्मिक रेज क्या होती है, अगर उसकी डेफिनेशन पूछे अपन को, तो कॉस्मिक रेज आर हाई एनर्जी पार्टिकल कमिंग फ्रॉम आउटर स्पेस। मैं पहले भी कह चुका हूं, कॉस्मिक का मतलब क्या होता है? स्पेस। तो स्पेस से आने वाली जो पार्टिकल्स की रेज है उसको अपन क्या कहेंगे? कॉस्मिक रेज। ये पार्टिकल्स क्या करते हैं, जब एयर में आते हैं, एटमॉस्फेयर में आते हैं, तो एयर पार्टिकल के साथ रिएक्ट करते हैं और इलेक्ट्रॉन लाइक पार्टिकल का एक फाउंटेन लाइक बनाते हैं। वो इन्होंने बोला था कि इलेक्ट्रॉन लाइक पार्टिकल मतलब प्रोड्यूस होते हैं, और बाद में ये चीज सही भी प्रूफ हुई और उन इलेक्ट्रॉन लाइक पार्टिकल को मेसॉन बोला गया। ठीक है, तो ये कॉस्मिक रेज की अपने डेफिनेशन भी अलग से पूछ सकते हैं। TIFR जो था वो एस्टेब्लिश हुआ 1945 में, और ये जो था ये बेसिकली टाटा इंडस्ट्री ने किया था, लेकिन इनकी वजह से, इनके जो मतलब जो रिसर्च वगैरह थे और इनका जो इन्फ्लुएंस था उसकी वजह से एस्टेब्लिश किया गया था। TIFR की फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। ठीक है, नेक्स्ट है, इन 1948 एटॉमिक एनर्जी कमीशन वॉज फॉर्म एंड ही वॉज फर्स्ट चेयरमैन। एटॉमिक एनर्जी का कमीशन बनाया था और वो फर्स्ट चेयरमैन थे, और उन्हें ही वॉज ऑल्सो अपॉइंटेड द डायरेक्टर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम। और न्यूक्लियर प्रोग्राम से रिलेटेड जो थे अपने एसोसिएशन, उनके ये डायरेक्टर भी बने थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनके अंडर में इंडिया ने एटॉमिक रिएक्टर बनाए थे, और उन एटॉमिक रिएक्टर के नाम पूछे जा सकते हैं आपको, तो नाम क्या कहते? अप्सरा, साइरस और जर्लिना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पूछा जा सकता है कि
डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा के अंडर में जो एटॉमिक रिएक्टर बनाए थे उनका नाम बताओ। तो कौन कौन से थे? अप्सरा, साइरस और जर्नीना। छोटे क्वेश्चन में और क्या पूछा जा सकता है? कॉस्मिक रे की डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। ठीक है, एक ये भी पूछा जा सकता है कि होमी जहांगीर बाबा थे वो किस फील्ड से रिलेटेड थे? कॉस्मिक रेज और न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड थे। ठीक है, नेक्स्ट उनका कंट्रीब्यूशन है इन 1963 कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट एटॉमिक पावर प्लांट वाज स्टार्टेड इन तारापुर। तारापुर में फर्स्ट एटॉमिक पावर प्लांट एस्टेब्लिश हुआ और उनके लिए भी यही रिस्पॉन्सिबल थे। इन्हें फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर साइंस प्रोग्राम कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर साइंस प्रोग्राम जो है वो कौन कहलाते हैं? तो वो कौन कहलाते हैं? होमी जहांगीर बाबा। और ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि इंडिया का फर्स्ट एटॉमिक पावर प्लांट कहाँ स्टार्ट किया गया? तो तारापुर में किया गया था। ठीक है, इन सितंबर 1956 81 नेशन हेल्ड अ कॉन्फ्रेंस इन न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में क्या हुआ था? एटॉमिक एजेंसी को एस्टेब्लिश करने के लिए कॉन्फ्रेंस मतलब की गई थी और सब ने कॉमन कॉन्सेंट के साथ बाबा को क्या किया गया था? चेयरमैन चूज किया गया था। मतलब उनमें काबिलियत थी, तभी ने किसी ने कोई आर्ग्यू भी नहीं किया। इन 1967 AEET और जिसकी फुल फॉर्म क्या है? एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिश ट्रॉम्बे, उसका नाम चेंज कर दिया गया और उनका नाम क्या कर दिया गया? BARC, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इन दोनों की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, स्पेशली BARC की। ठीक है, तो ये अपने होमी जहांगीर बाबा का कंट्रीब्यूशन था। नेक्स्ट लेते हैं डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय। तो देखो बेसिकली इनके, अब जब आप इसके बारे में स्टडी करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इनके कुछ खास साइंटिफिक वो नहीं रहे कंट्रीब्यूशन, लेकिन ये पहले थे जिन्होंने साइंस के फील्ड में कुछ किया। इन्होंने जो थी बंगाल केमिकल फैक्ट्रीज वगैरह एस्टेब्लिश की थी और इनके लाइफ को कैसे मतलब उस तरफ ले गए, इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करनी है। ठीक है, तो अच्छे से समझे। ये जो है वो बहुत पुराने मतलब साइंटिस्ट में से समझ सकते हैं। तो डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय जो थे, उनका जो बॉर्न है वो रारूली कटीपरा विलेज जो है कुलाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल में हुआ था अगस्त 1861 में। उनके फादर जो थे हरीश चंद्र राय थे और उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। ठीक है, तो इनका अर्ली एजुकेशन अच्छे से हुआ और वो हेयर एंड अल्बर्ट स्कूल, दो अलग अलग स्कूल में हुआ। उसके बाद उन्होंने मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया, लेकिन वहाँ साइंस नहीं थी, तो साइंस पढ़ने के लिए प्रेसिडेंसी कॉलेज में जाते थे। ठीक है, एक्सटर्नल स्टूडेंट की तरह। उसके बाद एक कोई स्कॉलरशिप का एग्जामिनेशन हुआ था, गिलक्रिस्ट स्कॉलरशिप, जिसमें क्लियर होने पर उन्हें बाहर पढ़ने के लिए मौका मिला और फिर वो एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी गए। वहाँ पर जो उनके कॉलीग थे उनमें से बहुत सारे जो थे बाद में केमिस्ट्री के बहुत बड़े प्रोफेसर बने, जैसे जेम्स वॉकलर, FRS, अलेक्जेंडर स्मिथ, हफ मार्शल। और उनके साथ साथ इनका भी नॉलेज जो है वो किसकी तरफ बढ़ा? केमिस्ट्री की तरफ बढ़ा। ठीक है, फिर एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी ऑफ केमिकल सोसाइटी में इन्हें वाइस प्रेसिडेंट भी चूज किया गया था। इसके बाद उन्होंने जो है बंगाल केमिकल, जब वो वापस इंडिया आए तो उन्होंने बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल कंपनी एस्टेब्लिश की थी और बहुत ही स्मॉल कैपिटल से की थी, करीब 800 रुपीज़ के आसपास से की थी और फिर वो एक बहुत बड़ा बिजनेस बन गया। और जो इंडिया में उस समय बाकी बिजनेसमैन को भी इंडियन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या किया? प्रमोट किया। और साथ में उन्होंने साइंस के फील्ड में भी कुछ फैक्ट्रीज वगैरह जो ये थी बंगाल केमिकल फार्मास्यूटिकल कंपनी एस्टेब्लिश की। अब इसके पीछे रीजन क्या रहा? सडनली इन्होंने ये सब काम कैसे शुरू किया? तो जब एडिनबरा भी पढ़ सकते हैं इसको, यूनिवर्सिटी से ये वापस जब इंडिया आए तो उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज, जहाँ पर वो टेम्पररी क्या स्टूडेंट की तरह जाते थे साइंस स्टडी के लिए, वहीं पे वो असिस्टेंट प्रोफेसर का काम करने लगे। तो उन्होंने देखा कि कुछ ब्रिटिश टीचर्स जो थे उनसे कम क्वालिफिकेशन के थे, फिर भी वो हायर पोस्ट पे क्या थे और साथ में उनको ज़्यादा हायर सैलरी मिलती थी। जब इन्होंने इसकी कंप्लेन की तो वहाँ का जो डायरेक्टर था उन्होंने एक मतलब सेंटेंस बोला उनको कि इफ़ यू आर सच एन एबल केमिस्ट देन व्हाई डोंट यू स्टार्ट योर ओन बिजनेस। मतलब कि आप इतने ही काबिल है तो आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर लो। और ये बात इनको चुभी और इन्होंने फिर बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल कंपनी एस्टेब्लिश की, जो बाद में बहुत बड़ा बिजनेस हो गया। ठीक है, तो इन्होंने इसको सीरियसली लिया और बिजनेस स्टार्ट किया। उनकी डेथ जो है वो जून 1944 में 83 ईयर की एज में हो गई थी। ठीक है, तो ये अपने प्रफुल्ल चंद्र राय के बारे में था। नेक्स्ट अपने हैं डॉक्टर पंचानन महेश्वरी। ये देखो सब अलग अलग फील्ड से चूज किए अपन ने अभी तक। ये जो थे वो बॉटनिस्ट थे।
ठीक है। उनका जन्म जो था वो नवंबर 9, 1904 में जयपुर में हुआ और इन्होंने अपनी जो स्टडी थी वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में की। उसके बाद वो आगरा में पढ़ाने के लिए चले गए। दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो हेड ऑफ बॉटनी डिपार्टमेंट रहे और उनकी डेथ जो है 18 मई 1966 में हो गई। अब इनके कंट्रीब्यूशन क्या है वो अभी अपन देखते हैं, पहले आप ये नोट कर लीजिए। तो पंचानन महेश्वरी के जो अपने कंट्रीब्यूशन है वो देखते हैं और इसमें पहला है कि उनके जो रिसर्च और कंट्रीब्यूशन थे वो प्लांट एम्ब्रियोलॉजी से रिलेटेड थे। तो अगर आपको पूछे कि प्लांट एम्ब्रियोलॉजी से रिलेटेड इंडियन साइंटिस्ट का नाम बताओ तो वो कौन थे? पंचानन महेश्वरी, ठीक है। He developed a new branch by mixing embryology and tissue culture। मतलब एम्ब्रियोलॉजी और टिश्यू कल्चर क्या होता है कि क्या करते हैं, एक आर्टिफिशियल मीडियम लेते हैं। सपोज करो ये कंटेनर है, इसमें आर्टिफिशियल मीडियम लेते हैं और इसमें हर वो चीज़ लेते हैं जिसमें ग्रोथ करने के लिए ज़रूरी होती है, किसकी? सेल की। और फिर इसमें सेल को पुट करते हैं और उसमें सेल को डिवाइड करा के एक बहुत बड़ा सा सेल का मास क्रिएट कर लेते हैं, कलेक्शन ऑफ सेल का मास, जिसे कैलस कहते हैं। और इस तरीके से करना टिश्यू कल्चर कहलाता है। तो इन्होंने टिश्यू कल्चर और एम्ब्रियोलॉजी को मिक्स किया और क्या किया, आर्टिफिशियल न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करके फ्लावर के डिफरेंट पार्ट के डेवलपमेंट को क्या किया, स्टडी किया, ठीक है। ही रिप्रेजेंट इंडिया इन मैनी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इन बॉटनी। ही डेवलप्ड अ सेंटर फॉर टिश्यू कल्चर एंड एम्ब्रियोलॉजी एंड ऑनर हिज रिसर्च ही वॉज इलेक्टेड ए फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी, जिसे FRS कह सकते हैं, फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी। मतलब इनका जो मेन काम था वो प्लांट एम्ब्रियोलॉजी और टिश्यू कल्चर से रिलेटेड था, ठीक है। और डिफरेंट कंट्री के करीब 60 स्टूडेंट ने इनके नीचे क्या की थी, डॉक्टरेट की थी। डॉक्टरेट का क्या मतलब होता है, PhD वगैरह की थी। मतलब इनका जो कंट्रीब्यूशन था वो प्लांट एम्ब्रियोलॉजी और टिश्यू कल्चर से रिलेटेड है, ठीक है। कोई तकलीफ नहीं है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जो लास्ट अपने दो है उन पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत अच्छे से पढ़े। सबसे पहला है डॉक्टर सलीम अली। डॉक्टर सलीम अली जो थे उनका जो बर्थ थी वो नवंबर 12, 1896 में हुआ। उनका जो प्राइमरी एजुकेशन था वो सेंट जेवियर कॉलेज बॉम्बे में हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने जॉब करने लग गए थे। उसके बाद वो वापस उन्होंने स्टडी स्टार्ट की। उनके बाद उन्हें ऑनरी डॉक्टरेट मिला, वो भी अलग अलग यूनिवर्सिटी से मिला, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, आंध्रा यूनिवर्सिटी। जो उन्होंने काम किए थे उसके लिए अब क्या काम किए थे वो अभी अपन देखेंगे। और उनकी डेथ थी जो 1987 में हुई, ठीक है, कैंसर की वजह से। अब इनके कंट्रीब्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले ये क्या थे, ऑर्निथोलॉजिस्ट और नेचुरलिस्ट थे। ऑर्निथोलॉजिस्ट क्या होता है, एक बायो की ब्रांच होती है जिसको कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। क्या कहते हैं, ऑर्निथोलॉजी। ये बायो की वो ब्रांच है, लॉजी का मतलब स्टडी और ऑर्निथो वर्ड यूज करते हैं बर्ड के लिए। तो बेसिकली बायो की वो ब्रांच जिसमें बर्ड्स के बारे में स्टडी करते हैं उसे क्या कहते हैं, ऑर्निथोलॉजी। और ये भी एक ऑर्निथोलॉजिस्ट थे। देखो मैं फिर कह रहा हूँ, हर साइंटिस्ट अलग अलग फील्ड से लिया गया आपको बताने के लिए कि ये देखो भाई इन चीज़ों, इन्होंने अपनी लाइफ को कैसे उस तरफ मतलब मोटिवेट किया। आप भी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं, तो अच्छे से आप इनको पढ़ें। तो इन्हें बर्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। तो दो क्वेश्चन तो अपने इन दो लाइनों में हो गए। अगर आपको पूछे एक इंडियन ऑर्निथोलॉजिस्ट का नाम लिखो तो डॉक्टर सलीम अली, या डॉक्टर सलीम अली क्या थे तो ऑर्निथोलॉजिस्ट थे। बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन फेमस है तो डॉक्टर सलीम अली फेमस है। He was the first person who systematically conduct survey on birds all around India। इंडिया में जितने भी बर्ड्स थे उन पे इन्होंने क्या किया, सर्वे कंडक्ट करवाया। His books on Indian birds help in popularizing ऑर्निथोलॉजी इन इंडिया। मतलब इन्होंने जो बुक लिखी उसके बाद लोग और ऑर्निथोलॉजी को स्टडी करने में क्या हो गए, जुट गए, ठीक है। तो ये पहले आप यहां तक नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे करते हैं। अंडर द गाइडेंस ऑफ सेक्रेटरी BNHS। अब BNHS की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, जहाँ के सेक्रेटरी थे WS मिलार्ड। सलीम ने अपना काम स्टडी किया था, डॉक्टर सलीम अली ने अपना काम स्टार्ट किया बर्ड स्टडी करने का। अब इसकी भी एक स्टोरी है जिसे अभी अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि इनके अंडर में कैसे उन्होंने स्टार्ट किया। जब आज़ादी हो गई उसके बाद 1947 के बाद ये जो BNHS थे, जिसमें पहले ये सेक्रेटरी के अंडर काम करते थे, इनको वो मेन पर्सन बन गए इसके आगे के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। उन्होंने अपने पर्सनल इन्फ्लुएंस से इस ऑर्गेनाइजेशन को और सपोर्ट किया। ही वॉज ऑल्सो इंस्ट्रूमेंटल इन क्रिएटिंग भरतपुर बर्ड सेंचुरी। मतलब बर्ड से रिलेटेड इन्होंने स्टडी की, अपनी पूरी लाइफ इसी में ही दी। तो इनकी वजह से भरतपुर बर्ड सेंचुरी, जिसे केवलादेव नेशनल पार्क कहते हैं, उनमें सिर्फ बर्ड्स के लिए सेंचुरी बनाई गई थी।
इन्होंने एक बहुत ही मेहनत करके एक कंस्ट्रक्शन होने वाला था डैम का, उन्होंने रोकाया, जो अगर नहीं रोकते तो वो साइलेंट वैली नेशनल पार्क के लिए थ्रेट साबित हो सकता था। In 1990, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री और इन्हें पद्म विभूषण भी मिला। ठीक है, अब देखो एक इनकी बायोग्राफी का नाम पूछ सकते हैं, द फॉल ऑफ ए स्पैरो, और इसकी भी एक कहानी है। तो एक्चुअल में डॉक्टर सलीम अली जो थे, इनिशियल में उनका ऑर्निथोलॉजी में कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं था। तो स्पोर्ट्स के दौरान जो फ्लाइंग गन जो होती है, जो जिस गन से अपन स्पोर्ट में क्या करते हैं, जो डाइस या कुछ भी हवा में फेंकते हैं उसको क्या करते हैं, शूट करते हैं, उसी से उन्होंने स्पोर्ट के दौरान गलती से क्या किया, एक बर्ड को शूट कर लिया था और वो बर्ड नीचे आके गिरा। तो जब उन्होंने देखा तो बर्ड थोड़ा कुछ अलग था, नॉर्मल स्पैरो थी वैसी ही थी लेकिन उसका अपीयरेंस कुछ अलग था। तो उन्होंने अपने अंकल को जाके बोला कि भाई ये देखो। तो उनके अंकल जो थे वो BNHS में काम करते थे, तो वो अंकल जो थे वो डॉक्टर सलीम अली को लेकर या BNHS गए। वहाँ पर जो ये WS मिलार्ड था, उन्होंने बोला कि ये तो बहुत ही रेयर बर्ड है, और फिर उन्होंने सलीम अली को दूसरे बर्ड का कलेक्शन भी दिखाया, उनको कुछ बुक्स भी दी। उन बुक्स में एक कॉमन बर्ड्स ऑफ मुंबई ये भी शामिल थी, और यहाँ से उनका जो वो था ऑर्निथोलॉजी में इंटरेस्ट डेवलप होने लगा और फिर उन्होंने अपनी पूरी लाइफ उसी में दे दी। यही वजह है कि इन्होंने अपनी बायोग्राफी का जो टाइटल था वो क्या रखा, द फॉल ऑफ स्पैरो। ठीक है, तो ये डॉक्टर सलीम अली के बारे में। यहाँ पर क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं, इनका कंट्रीब्यूशन पूछ सकते हैं, BNHS की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, इनकी बायोग्राफी के बारे में उनके टाइटल पूछ सकते हैं, ये पूछ सकते हैं कि कौन सा ऐसा इवेंट था जिस इवेंट की वजह से वो ऑर्निथोलॉजी की तरफ ट्रांसफर हुए। ठीक है, तो ये सब आपको अच्छे से करना है। तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन लास्ट साइंटिस्ट के बारे में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है बहुत ही फेमस साइंटिस्ट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिनका पूरा नाम था अब्दुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम। ठीक है, उनका बर्थ जो था 15 अक्टूबर 1931 में धनुषकोडी टाउन रामेश्वरम डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में हुआ था। उनकी जो फादर थे उनका नाम था जैनुलब्दीन और मदर का नाम था आसिमा। ठीक है, उनकी जो इनिशियल एजुकेशन थी वो रामेश्वर में ही हुई थी, उसके बाद वो दूसरी जगह शिफ्ट हो गए और क्वाड्स हायर सेकेंडरी स्कूल में वो चले गए। वहाँ पर उनके आयुधरा सोलमन करके जो थे उनसे उन्होंने अपना इंस्पिरेशन लिया, और जो वो थे आयुधरा सोलमन, उनकी जिंदगी जीने के 3 बेसिक कंसेप्ट थे, विल पावर, फेथ एंड होप। ये 3 नेसेसरी पॉइंट समझते थे वो सक्सेसफुल होने के लिए, कौन, सोलोमन। और यही 3 पॉइंट APJ अब्दुल कलाम के लिए भी फिर क्या रहे, बेसिस ऑफ लाइफ रहे। तो ये आपको पूछ सकते हैं कि उनका इंस्पिरेशन कौन था, आयुधरा सोलमन, और 3 की पॉइंट क्या थे, विल पावर, फेथ एंड होप। उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ज्वाइन की थी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की स्टडी के लिए। उसके बाद वहाँ पर उन्हें सीनियर साइंटिस्ट इन हॉवरक्राफ्ट प्रोजेक्ट में, मतलब अंडर डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से क्या किया गया था, वहाँ सीनियर साइंटिस्ट की तरह अपॉइंट कर दिया गया। एक आपको ये फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वहाँ पर इन्हें सीनियर साइंटिस्ट इन हॉवरक्राफ्ट प्रोजेक्ट में सीनियर साइंटिस्ट की तरह अपॉइंट किया गया। उसके बाद इनके काम से खुश होकर MG मेनन जो थे उन्हें इसरो ले गए। इसरो क्या था, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ से इनका जो वो गोल्डन पीरियड था वो स्टार्ट हुआ। जो था उन्होंने क्या क्या किया वो अभी अपन कंट्रीब्यूशन देखेंगे। बाद में उनकी जो लेट फेज थी लाइफ की, उनमें वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी बने 2002 से 2007 तक। उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, जितने भी जो ऑनर हो सकते हैं वो सब उन्हें मिले, और उनकी डेथ जो है 27 जुलाई 2015 में हुई थी। ठीक है, तो इनके कंट्रीब्यूशन क्या है वो अभी अपन देखते हैं, पहले आप ये नोट कर लीजिए। साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन क्या थे कलाम के, तो कलाम जो थे उन्होंने अपना वर्क इसरो में स्टार्ट किया 1962 में, और यहाँ से कलाम ने बहुत सारे काम किए। वहाँ पर कलाम ने जो है वो नासा से जो ट्रेनिंग थी, टेक्निक ऑफ लॉन्चिंग रॉकेट, वो सीखी, और फिर फर्स्ट रॉकेट, इंडिया का फर्स्ट रॉकेट लॉन्च किया तुम्बा से, जो कि क्या था, नाइक अपाचे। ये नाम भी आपको अलग से पूछा जा सकता है। ही वॉज अपॉइंटेड प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ SLV। SLV अगर आप एक अपने चैप्टर तक कट हो गया, SLV का मतलब होता है सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। ठीक है, उन प्रोजेक्ट के में इनको डायरेक्टर बनाया गया। इनके डायरेक्टरशिप में रोहिणी सैटेलाइट को क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। ठीक है, कलाम वॉज अपॉइंटेड एट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ IGMDP।
आई का मतलब इंटीग्रेटेड, जी का मतलब गाइडेड, एम मतलब मिसाइल, डी डेवलपमेंट प्रोग्राम। और फिर इनके अंडर में इंडिया ने बहुत सारी मिसाइलें लॉन्च की, जिसमें पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग, आकाश, ये नाम भी आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और यही वजह इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा गया। तो अगर आपको पूछे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कौन थे, तो डॉक्टर अब्दुल कलाम थे। ही वॉज द चीफ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर ड्यूरिंग द न्यूक्लियर टेस्ट एट पोखरन। पोखरन में इंडिया ने फर्स्ट सक्सेसफुली क्या किया था, वो न्यूक्लियर टेस्ट को क्या किया था, परफॉर्म किया था। और उसके बाद में इंडिया भी एक क्या हो गई, न्यूक्लियर पावर हो गया, और वहाँ पर ये चीफ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर थे, ठीक है। तो इसके साथ अपना ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थोड़ा सा चैप्टर थोड़ा हिस्ट्री टाइप का है, लेकिन इसमें बीच बीच में छोटे छोटे क्वेश्चन है, अच्छे खासे मार्क्स का ये चैप्टर है। तो आप प्लीज़ अच्छे से फोकस करें, इग्नोर ना करें इस चैप्टर को, और अच्छे से पढ़ें, अच्छे से लर्न करें, ठीक है। तो मिलते हैं अगले चैप्टर के वीडियो में। तब तक आप खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।